संसद हो या विधानसभा सदन, हंगामे की राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं इस माध्यम से सभी पार्टियां। इस बार हो हंगामा अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का एक साधन भी बन जाता है। राजनेता अब छोटे छोटे सामाजिक समूहों की रहनुमाई कर रहे हैं और उन समूहों को सत्ता में भागीदारी दिलाने के नाम पर निजी लाभ हासिल करना चाहते हैं। जनता जानना चाहती है कि क्या नेता शुद्ध रूप से व्यवसायी हो गए हैं, उन्हें सिर्फ अपने हितों और मुनाफे का ख्याल है। क्या राजनीति में सिद्धांतों का संघर्ष खत्म हो गया है? जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि उनके व्यवहार में आ रही अराजकता जनता को भी अराजक बनने के लिए प्रेरित करेगी। शायद यही वजह है कि हाल के दिनों में सड़क पर संघर्ष के तरीकों में बदलाव आया है। और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पहले हम आपका उनसे परिचय करा दें। आज हमारे साथ जुड़ेंगी जाने मानी वरिष्ठ पत्रकार संगीता श्रीवास्तव जी और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार त्रिपाठी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो इससे पहले की चर्चा शुरू करें, हंगामे की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आज की राजनीति को दिखलाती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तेलंगाना मसले पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज रेल बजट के दौरान लोकसभा में 4 मंत्रियों का हंगामा जारी रहा, यहां तक कि रेल मंत्री अपना पूरा भाषण भी नहीं पढ़ पाए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए टोल टैक्स को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसके मायने भी साफ हैं, लेकिन सवाल तरीके पर उठ रहे हैं। जनवरी में टोल टैक्स के खिलाफ मोर्चा खुलने के बाद एमएनएस सुप्रीमो एक बार फिर फॉर्म में नजर आए। मंगलवार शाम कार्यकर्ताओं को रास्ता रोको अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए। राज के फरमान का असर बुधवार सुबह महाराष्ट्र में नजर भी आया। पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ता रास्ता रोको अभियान को सफल बनाते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर विवाद की गूंज आज भी विधानसभा में सुनाई पड़ी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पीडीपी, पैंथर्स पार्टी और बीजेपी के विधायक सदन के वेल में नारेबाजी करने लगे और इसके बाद सदस्यों की भी धक्का मुक्की भी नजर आई। कई माननीय इस दौरान टेबल पर भी चढ़े नजर आए। बीते रोज भी सदन के भीतर हुए हंगामे में पीडीपी के एक विधायक घायल हो गए थे। वहीं अगर चौथी तस्वीर करें तो दिल्ली की ये तस्वीर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए फिर से खुले सत्र में इसे पास कराने पर अड़ गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आज राजनीति का चेहरा बन गई है। तेलंगाना मुद्दे पर भारी हंगामे के बीच केंद्रीय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज यूपीए सरकार का अंतरिम रेल बजट पेश किया। रेल विकास, नई रेल लाइन विस्तार के साथ साथ उन्होंने देश की जनता को नई ट्रेनों का तोहफा भी दिया। लेकिन सुविधाएं बढ़ाने से ज्यादा रेल मंत्री ने रेल मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाई। रिपोर्ट में देखिए। संसद में पेश हुआ रेल बजट, यूपीए सरकार का अंतरिम रेल बजट। भारी हंगामे के बीच पेश हुआ बजट। तेलंगाना पर संसद में कोहराम जारी। रेल मंत्री ने पढ़ा आधा बजट। संसद के बजट सत्र के शुरुआत से ही तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा बरपा हुआ है। रेल बजट भी भारी हंगामे के बीच ही पेश हुआ और इसका असर भी देखने को मिला जब रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बजट को आधा ही पढ़ पाए। यूपीए सरकार के अंतरिम रेल बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, न ही रेल का किराया बढ़ाया गया, पर रेल मंत्री रेलवे की उपलब्धियां गिनाने से नहीं चूके। रेल मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां, मंत्रालय के काम का बखान, पुरानी परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान, योजनाएं पूरा करने पर थपथपाई पीठ, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने का दावा। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस वित्त वर्ष में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की राजधानी को रेलवे मानचित्र में शामिल करने पर प्रतिक्रिया दी है। रेल मंत्री ने किसी नई योजना का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन छपरा के रेल पहिया कारखाना, रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री और दानकुनी में बने डीजल कलपुर्जा कारखाने में उत्पादन शुरू होने पर खुशी जताई है। वैष्णो देवी दर्शन के लिए कटरा तक रेल सेवा शुरू करना मंत्रालय अपने विशेष उपलब्धि के तौर पर देख रही है। रेल मंत्रालय ने 100 किलोमीटर की रफ्तार वाले हल्के माल डिब्बों के सफलतापूर्वक निर्माण पर भी खुशी जताई है। रेलवे खिलाड़ियों के मेडल, जीत और प्रदर्शन को रेल मंत्री ने सराहा है। रेल बजट में संरक्षा और सुरक्षा में सुधार के उपायों पर भी संतोष जताया गया है। मंत्रालय ने दावा किया है कि 5400 मानव रहित क्रॉसिंग समाप्त, 2310 क्रॉसिंग पर चौकीदार तैनात, 3090 क्रॉसिंग बंद या हुआ विलय, ट्रेनों की टक्कर रोकने की विकसित टेक्नोलॉजी की शुरुआत, सभी रेल इंजनों में इमरजेंसी अलार्म की व्यवस्था, आग रोकने का बेहतर इंतजाम।
रेल बजट में यात्रियों के लिए दी गई सुविधाओं को उपलब्धियों के तौर पर गिनाया गया है। वो उपलब्धियां हैं ट्रेनों की सही स्थिति पता लगाने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग, आम जनता के लिए जन आहार के आउटलेट, जुलाई 2014 से मुंबई में वातानुकूलित EMU सेवाओं की शुरुआत, AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए अपग्रेडेशन का विस्तार। साथ ही रेल मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी की पहल के रूप में ई-रेलवे सर्विसेज को भी बढ़ावा दिया है। इसी कड़ी में वेंडिंग मशीनों की संख्या में इजाफा, मोबाइल फोन पर टिकट बुकिंग, PNR को सिस्टमैटिक करना, विश्राम कक्ष की ऑनलाइन बुकिंग, खाने की ऑनलाइन बुकिंग प्रमुख हैं। कुल मिलाकर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी सफाई से रेल बजट पेश किया है और पिछले वित्त वर्ष की उपलब्धियां गिनाने पर ही ज्यादा ध्यान दिया। जिया न्यूज ब्यूरो। तो आज रेल बजट पेश हुआ, अंतरिम रेल बजट था ही ये हालांकि, और जैसा कि अक्सर होता है जब भी रेल बजट पेश होता है तो कम से कम उस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शांति बनाए रखी जाती है, लेकिन इस बार जो तस्वीर नजर आई है वो बिल्कुल अलग थी। हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के विषय पर हम सबसे पहले संगीता जी के पास चलना चाहेंगे। संगीता जी, रेल बजट पेश हुआ, हंगामे के बीच तेलंगाना पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो मंत्री थे, लेकिन इसके बाद जो प्रधानमंत्री का बयान आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी हरकत काफी तकलीफ दे होती है। क्या ऐसा लगा कि वाकई प्रधानमंत्री को तकलीफ हो रही है और किसी तरह की अपील की जा रही है कि इस तरीके से हंगामा ना मचाया जाए? बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हम किसी और को उस प्रदर्शन पे हम पॉइंट आउट करते हैं या दोषारोपण करते हैं, वह जब स्वयं की जो संसद की गंगोत्री कहा गया है वहीं पर हम इस तरह की अराजकता देखते हैं और इस तरह का माहौल देखते हैं। जो साल में बजट पेश हो रहा है, इंटरिम बजट पेश हो रहा है, रेल मंत्री अपना बजट पूरा नहीं पढ़ पाते हैं और इतना हंगामा होता है, तो निश्चित है कि संसद का और इस बजट सत्र का जो भी बजट पेश किया गया उसकी क्या आम आदमी के या जो दर्शक हैं जो देख रहे थे उसको, लोकसभा का चैनल लाइव की प्रोसीडिंग्स हो रही है उसको देख रहे थे, उनके दिमाग में क्या उसकी छवि बन रही होगी, ये सोचने वाली बात है। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा स्वाभाविक है कि इससे दुख होता है और ये उन्हें ही नहीं हर उस आदमी को जो संगीता जी, मेरा सवाल आप समझ नहीं रही है। मेरा सवाल ये है कि आपको लगा ऐसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये वाकई में बातें जो कही गई हैं उस पर विचार किया गया? अगर वहां पर सभी मंत्री पहुंचे हुए थे, वेल तक पहुंचकर हंगामा कर रहे थे, तो क्या एक कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से किसी की तरफ से भी ये नजर आई कि उन्हें रोका जाए, उन्हें अपील की जाए कि आप वहां ना जाएं, हंगामा ना करें, कम से कम बजट को पेश हो जाने दे, पूरा भाषण पढ़ लेने दे रेल मंत्री को? ये तो मैं नहीं कह सकती कि कोशिश की गई या नहीं की गई, पर ये जरूर कह सकती हूँ कि यदि कोशिश भी की गई होगी तो वो कोशिश असफल रही और इसलिए प्रधानमंत्री ज़्यादा दुखी हुए। ये पूरा असफलता, सत्तारूढ़ पार्टी की पूरी असफलता साबित करता है कि वो रेल बजट भी पूरा नहीं पढ़ पाए। इसलिए कोशिश हुई या नहीं हुई ये अंदरूनी बात है जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। अरुण जी से इसका जवाब लेते हैं। अरुण जी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगा? चला चली की बेला है, इसलिए जो है वो मतलब सब कोई भागने के मूड में है, चुनाव में जाने के मूड में है। और जैसे कि बच्चों की कक्षाओं में जो है वो इम्तहान जब करीब आ जाता है तो कक्षाओं में उनका मन नहीं लगता, वो इम्तहान की तैयारी और इम्तहान में जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसी स्थिति हमारे सांसदों, हमारी संसद की हो चली है और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, तमाम तरह के हंगामों के चलते इकबाल तो इस सरकार का गिरा ही हुआ है। इसलिए गंभीरता से सरकार की बातों को नहीं लिया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा भी है, जो भ्रष्टाचार संबंधी तमाम विधेयक लंबित हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनको क्या पास कराना, हमारी सरकार आने वाली है और हम उसे तब पास कराएंगे, अभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक अजीब से जो है वो मतलब बाजार उठने की तैयारी में जैसे होता है वैसा ही माहौल यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई जैसे कहीं पर एक जैसे इस तरह की फीलिंग आ रही हो कि यहाँ पर कुछ साजिश की जा रही हो। चलिए, हमने जो तमाम वादे किए, हमने क्या ऐलान किया, क्या नहीं किया, फिलहाल तमाम लोग विरोध में उतर आए हैं, मंत्री विरोध कर रहे हैं, उधर पश्चिम बंगाल के कुछ सांसद विरोध कर रहे हैं कि हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीर बनाते हुई नजर नहीं आई। आज की जो तस्वीर थी वो ये कि हमने
आज बहुत कोशिश की रोकने की इस हंगामे को, लेकिन हम नहीं रोक पाए। नहीं, अपनी तेलंगाना- विफलता को छुपाने की कोशिश की गई क्या यहाँ पर एक तरीके नहीं, से? तेलंगाना के मामले पर यूपीए सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है और तेलंगाना का ऊँट किस करवट बैठता है और उससे बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होंगी, तो वो एक अलग मसला अपने आप में फंसा हुआ है। और रेल बजट चूंकि अंतरिम था इसलिए इसको गंभीरता से लोग नहीं ले रहे थे, और भी दूसरे मसले जो है वो देश के स्तर पर छोटे छोटे तमाम चीज़ें चल रही हैं जिसको कि आपने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया भी। तो वो एक तरह से जो है वो देश में एक जन आंदोलनों की वापसी जैसा माहौल बन गया है। चुनाव घोषित होने से पहले ही देश में जगह जगह जन आंदोलन और जो एक तरह से जो है वो असंतोष और एक राजनीतिक प्रतिरोध का जो माहौल बना है वो माहौल बहुत व्यापक स्तर पर बना है। उस माहौल में कुछ चीजें प्रतीकात्मक बिल्कुल हैं, अरुण जी, कई कुछ मुद्दों चीजें पर हमें गंभीर हैं। चर्चा करनी है, चूंकि बहुत विषय हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ हम रेल बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी का भी जिक्र कर लें जो कि बहुत जरूरी है करना। यहाँ पर रेल मंत्री ने किराए में बढ़ोतरी नहीं की, वोटरों को लुभाने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन रेलवे के रिवाइवल को लेकर कोई रोड मैप यहाँ पर नहीं तैयार किया गया। अब छोटा सा उनका भाषण था, संक्षिप्त भाषण था, हालांकि ये हंगामे की भेंट चढ़ गया ये कहा गया यहाँ पर, लेकिन जल्दबाजी में वो तमाम बातें यहाँ पर कह दी गई, उपलब्धियां गिना दी गई, हम क्या करने वाले ये कह दिया गया, लेकिन क्या किया गया अभी तक पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में आपने क्या क्या किया, इसका जिक्र बहुत कम देखने को मिला। जी जी अरुण जी, आपसे ही जानना चाहिए। जी नहीं, वो बहुत विस्तार में चीज़ें नहीं गई हैं और रेल को लेकर के जो तमाम सपने आ रहे हैं कि मतलब जो है वो बुलेट ट्रेन चलाने की बात है, या मतलब जो है एक बात उसमें आई है कि 160 से 200 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो गाड़ियां चलाने के बारे में हम एक जो है सर्वे कर रहे हैं, हम एक अध्ययन कर रहे हैं, और बाकी जो है तमाम चीज़ें थोड़ा सा दुर्घटना संबंधी चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है, और कोई भाड़ा या किराया नहीं बढ़ाया है, ये बातें निकल करके आई हैं। थोड़ी साफ़ सफाई की भी चर्चा हुई है। तो अंतरिम बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी भी नहीं, जितना हुआ बाकी हंगामे की भेंट चढ़ गया, और उतनी पूरी तैयारी के साथ अंतरिम बजट जिस तरह से पूर्ण रेल बजट पेश किया जाता है उस तरह से ये पेश भी नहीं किया गया है। तो अब बाकी चीज़ें आने वाली सरकार पर ही छोड़ी जाने वाली हैं, और किराया लंबे समय से बढ़ा नहीं था, इसलिए जो है वो किराया बढ़ाने की अब चुनावी वर्ष है, चुनावी अवसर है, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। संगीता जी के पास चलेंगे। संगीता जी, यहाँ पर निवेश का भी जिक्र किया रेल मंत्री ने कि रेलवे में निवेश की जरूरत है, लेकिन एफडीआई पर भी कुछ ऐलान होने की उम्मीद थी जो कि नहीं किया उन्होंने। जैसे त्रिवेदी जी ने कहा कि इंटरम विजिट था वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो इस बजट में नहीं हुई। शायद पूर्ण रेल बजट जब पेश किया जाएगा तो हमें देखने मिलेगा, परंतु उन्होंने निश्चित है ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें जो टेक्नोलॉजी से सुविधाएं दी जा रही हैं उनको इंगित करने में, और उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किए गए थे वो पूरे हो गए हैं, उस पर खुशी जाहिर करने में व्यतीत कर दिया गया। और एक कहावत है कि बुझता हुआ दिया ज़्यादा तेज फड़फड़ाता है, पर मुझे तो कांग्रेस का ये बुझता हुआ दिया भी तेज फड़फड़ाता नहीं दिखा, चाहे रेल बजट में देख लें या प्रधानमंत्री का बयान देख लें, दोनों में उसमें शायद कहीं ना कहीं ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है अंदर से कि अगले जो सत्र में है कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए ये रेल बजट, इंटरिम बजट इतने जो जोश के साथ या विश्वास के साथ पेश किया जाना चाहिए था या पेश किया जाता रहा है, वैसे नहीं किया गया। जी, तो कुल मिलाकर इस रेल बजट को वैसा ही मान रही हैं संगीता जी जैसा कि एक चुनावी रेल बजट को होना चाहिए? नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ जैसे कि किराया भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, कुछ नई रेल जो शुरुआत की गई हैं उन्होंने बताया, 17 एसी ट्रेन और जो अलग ट्रेन इनके वो किए हैं, परंतु मेजर किसी राज्य को विशेष रूप से कोई उपहार दिया गया हो या इस तरह के कुछ इंडिकेशंस इस रेल बजट में नहीं देखने मिले। जी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि आश्चर्य होता है कि एक सरकार के ही मंत्री वहां पर आकर विरोध करते हैं, सरकार के मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, उसी दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ विरोधियों का विरोध नहीं बल्कि खुद का ही विरोध झेलना पड़ रहा है सरकार को। तो घर का भेदी लंका डाय वाली बात है ये तो,
कि जब घर के ही लोगों को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ही पार्टी के सांसदों को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तेलंगाना के मुद्दे पर इस तरह से अटके हैं, दिल्ली के चुनाव परिणाम ले लें या आने वाले लोकसभा के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की छवि को ले लें, तो ये कांग्रेस की छवि ऐसा नहीं है कि बाहर बिगड़ी है या दूसरी पार्टियों ने बिगाड़ी है। कांग्रेस की छवि उनके अपने अंदर ही बिगड़ी हुई है। जो मिली भगत रेवड़ी बांटी गई है वो सबको बराबर नहीं बट पाई हैं और सब लोग इसमें खुश भी नहीं हो सकते जब तक कि ईमानदारी से ना किया जाए। और यही कारण है कि उन्हें अपने ही पार्टी के सांसदों से इस ढंग का हंगामा संसद सत्र में, वो भी इंटरिम रेल बजट के सत्र में रेल मंत्री को देखना पड़ा और प्रधानमंत्री को ये असहायता अपनी जाहिर करनी पड़ी कि मैं इस रोक पाने में असहाय हूँ, मतलब कहीं ना कहीं कि मैं प्रधानमंत्री राष्ट्र का शासन चलाने में असमर्थ हूँ। चूँकि वो संसद के सत्र नहीं चला पा रहे, तो ये प्रतिध्वनि उस बयान से जाहिर हो रही है कि वो अब अपनी असहायता स्पष्ट शब्दों में सारी जनता के सामने प्रकट कर रहे हैं। जी संगीता जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई बजट को देखा होगा पेश होते हुए, लेकिन क्या ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी देखी? और क्या इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जाए प्रधानमंत्री की जो भूमिका रही है, काफ़ी मौन रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मौन रहना, खामोश रहना, किसी बात पर राय जाहिर ना करना, ये सब तमाम वजह रही कि यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा वो बेहद ही निराशाजनक कार्यकाल इतिहास में दर्ज हो गया है? ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री की खामोशी हर व्यक्ति को खली है कि हर मौके पर हमने बड़ी उम्मीद की नज़र से देखा है कि शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ सशक्त ढंग से, कुछ जोर से अपनी आवाज़ यहाँ पर रखेंगे, पर हर उस मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात ही नहीं रखी, और यदि रखी है तो बहुत ही ढुलमुल तरीके से रखी है और बैलेंस करते हुए रखी है। कहीं भी उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रखा है। तो इस मामले में इस पूरे कार्यकाल को यदि 10 साल का देखा जाए तो निराशाजनक तो कहा ही जा सकता है। बिल्कुल अरुण जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की भूमिका पिछले 10 सालों में आपने किस तरीके की देखी, और ये जो आज संसद में देखने को मिला, क्या ऐसी तस्वीर पहले कभी नजर आई थी? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री की 10 साल की भूमिका का हम जब मूल्यांकन करेंगे तो उनका जो पहला कार्यकाल है उस दौरान वो काफ़ी जो है मध्य वर्ग के एक तरह से चहेते और आंखों के तारे हुआ करते थे। और जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो दूसरे कार्यकाल के पहले पूरी दुनिया में जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वो एक तरह से पैरोकार थे, उसके प्रवर्तक थे भारत में, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर संकट दुनिया में आ चुका था। और ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कही है कि ये जो महंगाई ने हमको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया, ये महंगाई की जो स्थिति थी वो हमारे बस के बाहर थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी थी जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में जो उन्होंने प्रबंधन किया, उनकी जो क्षमताएं थी, उसमें संभवतः उन्होंने भारत को सबसे ज़्यादा जो है उनका दावा है। और एक तरह से अगर आप देखें भी तो भ्रष्टाचार के मामले ज़रूर उजागर हुए, लेकिन भारत की इकोनॉमी मतलब उतनी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत में नहीं आई जितनी यूरोप और तमाम दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था परेशानी और दिक्कत में आई। तो ये दूसरा कार्यकाल उनका अर्थव्यवस्था को किसी तरह से लेके चलने और घसीटने वाला रहा है। और इसमें सिर्फ उन्हीं का दोष नहीं है, इसमें जो वैश्विक स्थितियां हैं उनका भी अपना दोष है। और बाकी राजनीतिक रूप से वो राजनीतिक व्यक्ति हैं नहीं, तो राजनीतिक मोर्चों पर वो कैसे चीज़ों को संभालते और क्या करते, इसकी उम्मीद उनसे नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक मसलों को संभालने के लिए सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, पार्टी के दूसरे नेता हैं, अगर वो नहीं संभला है तो में उनका भी दोष है। लेकिन ये है कि कम से कम चाहे आंदोलनों के नाते, चाहे तमाम दबावों के नाते, एक लोकपाल बिल पास हुआ इस संसद से। अब वो आगे भ्रष्टाचार को कैसे रोकता है, कैसे कम करता है, इसकी चीज़ें सामने आएंगी। और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे जो है उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो इनहेरेंट करप्शन था उनको लेकर के अभी कल ही जो है वो सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री के बीच में जो है वो सीबीसी के मसले पर और जो है वो भ्रष्टाचार के मसले पर एक बातचीत हुई है जो है उनके बीच में। दोनों किसी एक कार्यक्रम में थे और दोनों ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां की हैं। विस्तार से हम 15वीं लोकसभा पर भी चर्चा करेंगे, पूरे कार्यकाल के दौरान कितने बिल पास हुए, कितने बिल पेंडिंग रहे, इन पर हम आएंगे। लेकिन इससे पहले हम जम्मू कश्मीर के एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ और मुख्य विपक्षी पार्टी पीडीपी ने प्रशासनिक इकाइयों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विधानसभा में जमकर हंगामा किया। संसद में एक तरफ जहां तेलंगाना का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, आपा खोते हुए विधायक हाथापाई पर भी उतर आए।
दूसरे दिन भी जम्मू विधानसभा में हंगामे का माहौल रहा। विपक्षी पार्टियां सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाती रहीं और राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा होता रहा, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे। दूसरे दिन भी विपक्ष ने नई प्रशासनिक इकाइयों का मुद्दा उठाया। विपक्ष राज्य के जरिए स्थापित की गई प्रशासनिक इकाइयों पर भेदभाव का आरोप लगा रहा था। सोमवार को भी जम्मू विधानसभा में विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर हंगामा किया था। हंगामे के बीच विधायकों में जमकर हाथापाई भी हुई। गुस्साए पीडीपी विधायकों ने विधानसभा में टेबल फेंकी। इतना ही नहीं, सचिव के माइक तक को तोड़ दिया। प्रशासनिक इकाइयों के विरोध में हंगामा होता देख मंगलवार को पहले सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई और उसके बाद बुधवार यानी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। जिया न्यूज रिपोर्ट। और संगीता जी के पास सबसे पहले चलना चाहेंगे। संगीता जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से, हालांकि अब ये तस्वीरें नई नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कुछ ज्यादा ही इस तरह की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं, कुछ इसका ही असर माना जाए जम्मू कश्मीर में भी? किस तुलना की बात करना चाह रही हैं मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, परंतु निश्चित है कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा का दृश्य हम देख रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदा महसूस करने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको बता दें कि जो पीडीपी के विधायक हैं, उन्होंने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नई प्रशासनिक इकाइयों के संबंध में उनके क्षेत्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। नहीं, ये मामला है, ये तो मुझे स्पष्ट ज्ञान है, पर वैसा ही देख रहे हैं, मतलब कैसा देख रहे हैं, किस विधानसभा और कहाँ की विधानसभा से आप तुलना करना चाह रही हैं? हंगामे की जो तस्वीर नजर आती है उस तस्वीर से हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखो, ये हंगामा में आंदोलन हो, विरोध प्रदर्शन हो, धरना हो, सिद्धांत के बात हो या फिर इस तरह के दंगे हो, तो इन तीन भाषाओं के जो शब्द हैं इन सब में बहुत बड़ा भिन्न है। ये शायद संसद में दंगा हो रहा था या अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैं तो इसे दंगा ही क्योंकि एक विधायक जब घायल होकर एम्बुलेंस लेके उनको हॉस्पिटल ले जा रही है तो मारपीट तो शायद दंगों में ही होती है सामूहिक रूप से। तो संसद में ये दंगे के नाम से जाना जाना चाहिए या विधानसभा में दंगों के नाम से जाना चाहिए। यहाँ पर भी हम मानेंगे कि राज्य सरकार किसी न किसी तरह से अपनी बात को समझाने में नाकामयाब रही है। तो निश्चित रूप है भेदभाव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये दोनों बात में वो सिद्ध नहीं कर पाए। और जो विरोध का प्रदर्शन था, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता उन्हें चुनती है, तो यदि मैं एक उदाहरण दूं कि एक राजा निकल रहा था पुराना और उसने आम के बगीचे से एक आम तोड़ लिया, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि पूरे बगीचे खाली हो गए हैं, क्योंकि उसके पीछे जितनी सेना आ रही थी उन सब ने भी आम तोड़ लिए थे। तो एक राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए या शासक का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिसका प्रजा अपने व्यवहार में परिलक्षित करती है, तो ये सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से अपने व्यवहार को देखकर और व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, चाहे वो संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो। जी, चलिए अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, क्या वाकई प्रशासनिक इकाइयों को लेकर यहाँ पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है या फिर बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में जो विकेंद्रीकरण का जो सवाल है, जो तमाम जिला पंचायतें हैं और जो है ग्राम पंचायतें हैं और ब्लॉक स्तर की जो की इकाइयाँ हैं, उनको अतिरिक्त पावर देने की, उनको अतिरिक्त सत्ता ताकत देने की का जो मसला था वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी उलझा हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच भी उलझा हुआ है। और इसी मसले पर पिछले दिनों ये बात चल भी रही थी कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मतलब किनारा कर लेंगे कांग्रेस से। फिर कांग्रेस ने समझाया तो शायद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में तो कुछ समझौता हुआ है, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में वो टकराव बना हुआ है। तो हमारे इलाके के की जो स्थानीय इकाइयां हैं उनको ज़्यादा ताकत दी जा रही है, अपने इलाके की स्थानीय इकाइयों को ज़्यादा ताकत दी जा रही है। ये मसला जम्मू कश्मीर में अपने ढंग से उलझा हुआ है, जो विकेंद्रीकरण का सवाल है, और इसमें भेदभाव का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। उस नाते विधानसभा के भीतर जो है इस तरह का टकराव और ये दृश्य देखने को मिला है। तो विधानसभा के भीतर निश्चित तौर पे मर्यादित आचरण करना चाहिए, जो लोगों ने नहीं किया। और पर फिर भी ये माना जाना चाहिए कि ये जो है जम्मू कश्मीर जिस तरह
का आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा वाला राज्य रहा है, उसमें अगर इतने ही विवाद के साथ जो है चीज़ें हल हो जाएं तो इसको गनीमत माना जाना चाहिए। वो और लेवल पर नीचे ना जाएं, फिर से हिंसा ना बढ़ के फिर से आतंकवादी गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियों की तरफ चीज़ें जाने की बजाय जो है जो भी वहाँ के राजनीतिक दल हैं वो चीज़ों को बैठ करके निपटा लें, सुलझा लें, तो एक बेहतर स्थिति जम्मू कश्मीर में कम से कम जो है एक संवेदनशील राज्य है और इन मसलों को, सत्ता के बंटवारे के मसलों को, विकेंद्रीकरण के मसलों को बहुत करीने से और बहुत जो है बड़े दिलो दिमाग के साथ इसको सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बातचीत के जरिए ये मसला भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन जो हंगामा हो रहा है आज हम उसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हंगामा हर जगह क्यों देखने को मिल रहा है? क्या हंगामे से ही समाधान निकलेगा? आगे भी हम चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति का भी रुख करेंगे और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हंगामे की राजनीति में संसद को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक के इतिहास में 15वीं लोकसभा सबसे कम काम हुआ है। इस लोकसभा में 162 बिल पास हुए, जबकि 100 से ज्यादा विधेयक अब भी लंबित पड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। को इतिहास में ऐसी लोकसभा के तौर पर याद किया जाएगा जिसके दौरान संसद के 25 साल के इतिहास में सबसे कम काम हुआ हो। 15वीं लोकसभा महज 345 दिन बैठी और 1335 घंटे काम हुआ। इस संसद का 35% समय हंगामे और व्यवधान की भेंट चढ़ गया। संसद में 40% के औसत से भी कम समय का इस्तेमाल हुआ। टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक कार्यकाल पूरा करने जा रही 15वीं लोकसभा में 5 वर्षों में 18 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की समाप्ति तक केवल 165 विधेयक पारित किए जा सके, जबकि 126 बिल अब भी पेंडिंग हैं। 16वीं लोकसभा के गठन के लिए जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। संसद में लंबित 126 विधेयकों में से 72 लोकसभा में लंबित हैं। राज्यसभा में 54 विधेयक लंबित हैं जिनकी वैधता बनी रहेगी क्योंकि इनका कार्यकाल बना रहेगा। संसद के 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चले शीतकालीन सत्र में केवल एक विधेयक लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 दोनों सदनों में पारित किया जा सका। इसके अलावा दोनों सदनों में 6 विधेयक पेश किए गए। आंकड़ों की माने तो 2010 के बाद 2013 का शीतकालीन सत्र सबसे कम रचनात्मक रहा। शीतकालीन सत्र को 15वीं लोकसभा का दूसरा सबसे खराब सत्र कहा जा रहा है, जिसमें लोकसभा में मात्र 4 घंटे 31 मिनट और राज्यसभा ने 11 घंटे 24 मिनट काम किया, जो निर्धारित समय का क्रमशः 6% और 19% बनता है। पहली और 15वीं लोकसभा के 61 साल के इस सफर में न केवल विधेयकों बल्कि हर मोर्चे पर कामकाज में गिरावट आई। चाहे इसमें प्रश्नकाल हो, विधेयकों पर चर्चा हो या फिर गैर सरकारी कामकाज, 15वीं लोकसभा में बैठकों की संख्या घटने का असर विधेयकों पर पड़ना वाजिब था। इसके चलते सदन में विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किया गया। इसमें कुल पारित 165 विधेयकों में से 35% पर 1 घंटा या उससे भी कम चर्चा की गई। इनमें कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी था, जिसे इस साल की शुरुआत में मात्र 20 मिनट में पारित कर दिया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो यूपीए 2 का कार्यकाल यूपीए 1 से भी बेकार रहा है। यूपीए 1 के कार्यकाल में 248 बिल पास हुए थे। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जाहिर तौर पर 15वीं लोकसभा पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अरुण जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आज़ादी के बाद अभी तक जितनी भी लोकसभाएं गठित हुई हैं, सबसे कम काम इस लोकसभा में हुआ है। निश्चित तौर पे ये जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए वो आंकड़े चिंताजनक हैं और ये खुशी होती कि अगर हमारी 15वीं लोकसभा अच्छी तरह से काम करती और जो उसके निर्धारित लक्ष्य थे उनको पूरा करती। लेकिन हमें इसमें एक सकारात्मक चीज़ हमें ये दिखाई पड़ती है कि कम से कम जो स्थितियां पैदा हो गई थीं उसमें इस लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इससे मुझे ज़्यादा संतोष है
क्योंकि जो स्थितियां जिस तरह से सरकार की और हमारी राज्य की विभिन्न संस्थाएं आपस में टकराने लगी थी, चाहे वो नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट्स हों और वो सरकार के तमाम कामकाज पर उसकी टिप्पणियां हों, चाहे वो लगातार न्यायपालिका की सरकार के कामों पर की गई निगरानी और टिप्पणियां हों, चाहे सीबीआई को जो है वो पिंजड़े में बंद तोता बताने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से सीएजी के लिए कहा गया हो कि कम से कम सीएजी को अपने हद में रहना चाहिए, नीतिगत मामलों की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, या प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डोंट थ्रो बेबी विद द बाथ वाटर। तो ये तमाम जो टकराव की स्थितियां बनी, उन टकराव की स्थितियों से होते हुए हमारी 15वीं लोकसभा एक अंजाम तक आई है, अंजाम तक पहुंची है। लेकिन इस दौरान जो बिल पास हुए, आपको ये लगा नहीं कि उस पर बहस नहीं हुई, हंगामा ज्यादा हुआ, बहस उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए? एक तरीके से ये बना दिया गया कि ना चलने का नाम ही संसद है। नहीं, निश्चित तौर पे जब हमारी राज्य की विभिन्न संस्थाएं आपस में टकरा रही हैं तो इसका जो सर्वाधिक लाभ जो पार्टी लेगी या जो जो राजनीतिक संगठन लेगा वो विपक्षी दल लेगा, और विपक्ष ने इसका पूरा फायदा उठाया, संसद में भी हंगामा किया। और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जब न्यूनतम तालमेल होता है तो संसद ठीक से नहीं चलती और संसदीय कामकाज भी न्यूनतम होता है। और वैसी स्थिति में जबकि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तमाम पार्टियों को मिला करके वो बहुमत का इंतजाम करती है, और जिनको मिला के बहुमत का इंतजाम करती है उसमें से कुछ अलग हो जाते हैं तो विपक्ष की सहमति से वो तमाम विधेयक पास करती। जैसे कि आप लोकपाल विधेयक को देखिए, उसमें सरकार को लगातार समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया, और जो लोकपाल बिल पास हुआ वो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पास हुआ। तो इस तरह की स्थितियां आती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है कब तक सत्ता पक्ष की मदद करेगा, उसकी अपनी राजनीति है और उसके अपने विरोध का अपना उसका फर्ज है। तो हमेशा ये भी सत्ता पक्ष को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक बेहतर अनुकूल और बेहतर तालमेल का जो माहौल बनाने की जो ज़रूरत थी वो बनाने में जो संसद का नेता रहा है, संसदीय नेतृत्व रहा या सरकार का जो नेतृत्व रहा, वो विफल रहा है। ये बात हमें माननी चाहिए निश्चित तौर पे। जी, अब संगीता जी के पास चलना चाहेंगे। संगीता जी, विपक्ष की अगर भूमिका की बात की जाए, हालांकि यूपीए 2 का अगर कार्यकाल देखा जाए तो उसमें ज्यादातर घोटाले सामने आए, घपले घोटाले सामने आए, इसमें विपक्ष को मौका मिला सरकार को घेरने के लिए, लेकिन यहाँ पर जनता के हितों की जो अनदेखी की गई वो भी विपक्ष पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, मैं त्रिवेदी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष को इस जो स्कैम्स थे या घोटाले थे उनके चलते हुए या जो गति अवरोध लगे, संसद ना चल पाए, 165 ही बिल पास हो पाए, उसके चलते विपक्ष को लाभ हुआ है। परंतु इससे में और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना नुकसान खामोशी के साथ सहा है। पर सबसे ज़्यादा यदि नुकसान हुआ है तो वो आम जनता को हुआ है जी। जो यदि हम देखें कि संसद के सत्र में वो अगर हम देखें तो वह एक आम जनता के पैसे से संसद चलती है, तो जो समय का उपयोग नहीं किया गया है, काम नहीं किया गया है, परंतु वेतन भुगतान हुआ है। एक तो पहली चीज़ ये है, और दूसरा यदि काम हुआ भी है तो वो निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ है, पारदर्शिता नहीं हुई है। 20 मिनट में बिल पास हो जाना, 20 मिनट में तो मैं कहती हूँ कि एक स्टूडेंट की कॉपी भी चेक नहीं होती है। वक्त है, इसमें अगर सांसद अपनी पूरी परिपक्वता भी दिखाते हैं तो भी सबसे खराब इससे माना जाएगा इस 15वीं लोकसभा के कार्यकाल को। 15वीं लोकसभा का कार्यकाल निश्चित रूप से आपने जो आपके आंकड़े बता रहे हैं, यदि आंकड़ों को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो ये सबसे 15वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे खराब ही माना जाएगा। उसके अलावा जो भी घोटाले हुए हैं, प्रधानमंत्री का चाहे बयान हो कि मैं 1000 जवाबों से मेरी एक खामोशी अच्छी है, मैं तो एक सामान्य नागरिक की तरह उस खामोशी के पीछे छिपे राज का आज तक इंतजार कर रही हूँ कि वो क्यों खामोश थे, क्यों नहीं बताया उसके पीछे क्या सत्यता है। पर वो चीज आम नागरिक के सामने खामोशी कई सवाल खड़े करती है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री को इस पर सोचना भी होगा कि उन्होंने ऐसा आखिर किया तो किया क्यों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर जन लोकपाल को लेकर हंगामे के हालात लगातार बने हुए हैं। जन लोकपाल को विधानसभा में पेश करने की प्रक्रिया को लेकर जहां विवाद बना हुआ, तो दूसरा विधानसभा के विशेष सत्र की जगह पर केजरीवाल की जिद बड़े हंगामे की वजह बनती नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से ये जानना चाहा है कि क्या जनता के बीच जन लोकपाल बिल लाने का कोई प्रावधान है। केजरीवाल के बिल पर फिर उठे सवाल, बिल संवैधानिक है या असंवैधानिक? केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर छिड़ी बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही। बिल संवैधानिकता और असंवैधानिकता के फेर में फंस गया है।
संविधान के जानकारों से लेकर उपराज्यपाल तक इस बात को साफ कर चुके हैं कि केजरीवाल का बिल संविधान के खिलाफ है। तमाम विरोधों के बीच केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल गृह मंत्रालय और संविधान के बीच फंसे हैं। लोकपाल बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और उनके सामने द्वंद्व है, एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। हमारे हिसाब से गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर है वो गैर संवैधानिक है। गृह मंत्रालय का ऑर्डर गलत है। ये मैंने एलजी साहब को बताया कि मैंने संविधान की कसम खाई है। जब मैंने ओथ ली थी मुख्यमंत्री की, मैंने गृह मंत्रालय के ऑर्डर की कसम नहीं खाई थी। तो हम संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। एलजी ने कानून मंत्रालय से जन लोकपाल पर रायशुमारी की बात कहकर गेंद के पाले में डाल दी। इससे पहले केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल पर उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके जवाब में उपराज्यपाल ने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल के मुताबिक जन लोकपाल बिल को कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले राजभवन के पास भेजा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि करप्शन से लड़ना जरूरी है, लेकिन संविधान की प्रक्रिया के तहत। केजरीवाल के रवैये पर विपक्ष भी उंगली उठा रहा है। हमारा ये कहना है कि संविधान, मर्यादाओं और देश के कानून का सम्मान करके जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए। सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जन लोकपाल बिल हमारे को दे तो सही, उसको एक बार पढ़ने का हमें भी मौका मिले और हम भी समझें कि उसके माध्यम से कैसे और बेहतर ढंग से और सख्त तरीके से भ्रष्टाचार को काबू किया जा सकता है। जन लोकपाल पर क्या कहता है संविधान? संविधान के 7वें शेड्यूल में राज्य और केंद्र की शक्तियों को बांटा गया है। दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका प्रशासन राष्ट्रपति अपने एक प्रशासक के जरिए चलाते हैं। वो प्रशासक उपराज्यपाल हैं। दिल्ली में ये कानून उस तरह लागू नहीं होता जैसे दूसरे राज्यों पर होता है। हो सकता है केजरीवाल जबरन लोकपाल बिल को विधानसभा में पास करवाएं, लेकिन राज्यपाल को इतना अधिकार है कि वो सदन को संदेश भेजकर बिल के असंवैधानिक होने की बात कहकर कार्यवाही रोक देने के निर्देश दे सकते हैं। बिल अगर पास भी हो जाता है तो वो फिर उपराज्यपाल के पास ही आएगा, जहां इस कानून को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। हंगामे की राजनीति जब भी आती है सामने तो ये कहा जाता है कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जाती है। संगीता जी के पास चलना चाहेंगे। संगीता जी, अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति में यकीन रखते हैं, जिस तरीके से हंगामा करना और अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से रखना, मीडिया को बुलाना, सब कुछ करना, आप हमें ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या कहती है? देखिए, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं करूंगी, पर अभी तक के भी जितने भी न्यूज़पेपर्स हों या न्यूज़ चैनल्स पे डिस्कशंस देखे हैं कि ये बात हर पार्टी, हर नेता ये कह रहा है कि ये जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है। परंतु आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो असंवैधानिक ना होने के फैक्ट रखे हैं कि वो असंवैधानिक इसलिए नहीं है, वो किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने असंवैधानिक इसलिए है नहीं कहा है। ये निश्चित रूप से असंवैधानिक तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ये संविधान के तहत जन लोकपाल बिल पेश किया जा रहा है। ये जरूर है कि एक रूल्स गृह मंत्रालय ने जो पास किया है, ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट है। अब ये दोनों की गांठ जोड़ में ये जन लोकपाल बिल कहाँ तक पास होता है, इससे तो ये तय होता है कि इसमें भी आखिर इस दोनों पार्टों की चक्की के बीच में पिसेगी आम जनता। क्योंकि जो जन लोकपाल अभियान या आंदोलन से जो उपजी पार्टी थी, उसमें जिस तरह से जनसमूह उबड़ा था, जन भागीदारी हुई थी, उसमें हर व्यक्ति की आकांक्षा थी कि ये जन लोकपाल बिल पास हो और उम्मीद बनी हुई थी कि किसी न किसी तरह से हम भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, पर वो चीज़ नहीं हुई थी। तो अभी तक यदि मैं अपनी राय दूँ तो निष्पक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल एक सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जो पहले कहा था उस पर आज कायम है कि वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल रहे हैं कि मौसम बदल गया तो मैं अब इस तरह की राजनीति करने लगूं। ये जरूर है कि वो अपने जो सिद्धांत जिन्होंने पहले उन्होंने सोच समझ के पारित किए गए थे, उनको पारित करने के लिए वो
किसी भी हद तक जो वो खुद बोल रहे हैं कि मैं तैयार करने वाला हूं, और उनकी बात स्वाभाविक है कि उन्होंने संविधान की ओथ ली थी, गृह मंत्रालय के ऑर्डर की नहीं ली थी। यदि इसको इस ढंग से समझें कि एक पत्रकार ये ओथ लेता है कि हम अपनी कोई भी खबर निष्पक्ष रूप से सत्यता दिखाएंगे, परंतु यदि आपका न्यूज़ चैनल ये ऑर्डर पास कर देता है कि आप इस पार्टी का या इस तरह की घटनाओं का जिक्र नहीं करेंगे, तो क्या एक पत्रकार उसको फॉलो करेगा? तो ये बिल्कुल विधानसभा में उसी ढंग का रूल्स है, और ये क्या करना चाहिए, ये तो जनता के बीच में ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए और जनता से जवाब मांगा जाना चाहिए कि गृह मंत्रालय के पास संगीता जी, असंवैधानिक वाले जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि सामने आ रहे हैं। इस दिल्ली के जो जन लोकपाल बिल है उसके तहत डीडीए, दिल्ली पुलिस के अलावा IAS अधिकारियों को भी रखा गया है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और इसके नाते डीडीए और दिल्ली पुलिस केंद्र के तहत आते हैं। इसी तरह जब IAS अधिकारियों को केंद्र के लोकपाल के तहत रखा जा चुका है तो उन्हें दिल्ली के लोकपाल के तहत कैसे लाया जाएगा? तो जाहिर तौर पर ये तमाम पॉइंट्स होंगे जो जिन्हें असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। निश्चित है कि पहले तो ये सवाल उठ रहा था कि ये संविधान पेश ही नहीं हो सकता विधानसभा में। अब ये जन लोकपाल बिल में क्या पॉइंट्स है, इस पे चर्चा होने लगी। तो पेश होना तो असंवैधानिक नहीं है, पेश होने दीजिए, उस पर बहस होने दीजिए। विपक्ष बैठा है, क्या असंवैधानिक है क्या नहीं है, कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते हैं, तो पेश होने पर ही चर्चा होगी ना। हम पहले से ही चर्चा क्यों करने दें? विधानसभा में पेश करने का हक है तो पेश करने दीजिए। जी अरुण जी, 20 मिनट में पास नहीं होगा, आपके पास आना चाहेंगे। अरुण जी, बहस के बाद क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार ये बातें उठ रही हैं कि केजरीवाल चाहते हैं कि खुद ही उनकी सरकार गिर जाए ताकि जो ठीकरा है वो कांग्रेस और बीजेपी के माथे फोड़ा जा सके। केजरीवाल की मजबूरी यह है कि वो एक अपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और उनको बहुमत भी नहीं मिला है। उनको जो है वो कांग्रेस के विधायकों के समर्थन से वो अपनी सरकार चला रहे हैं और जो समर्थन जो है बिना मांगे उनको मिला है, तो वो लगातार एक होस्टाइल रिलेशन में वर्क कर रहे हैं पूरी तरह से। उस होस्टाइल रिलेशन का वो जो है अपने पक्ष में बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने देना चाहते, तो इसलिए वो एग्रेसिव दिखना चाहते हैं। और पहली चीज़ तो वो दिल्ली जो अपूर्ण राज्य है उसको पूर्ण बनाने, पूर्ण राज्य या पूर्ण शक्तियाँ मांगने की एक लड़ाई लगातार वो लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से। तो ये जो जन लोकपाल का मसला है, ये सिर्फ जन लोकपाल, उनके वादे, उनके आंदोलन का ही मसला नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और ये इस बहाने जो है हर कदम पे, चाहे पुलिस के मसले पर, पुलिस वालों को मुअत्तल किए जाने के मसले पर, या खिड़की एक्सटेंशन के मसले पर जो उन्होंने धरना दिया था, या आज जन लोकपाल का मसला, ये तो उनका मूल मसला है, इसके मामले पर केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय से टकराव कर रहे हैं। तो वो लगातार दिल्ली राज्य की शक्तियों के विस्तार के लिए संघर्ष करते हुए दिखना चाहते हैं और ये उनकी दिक्कत भी है कि उनको एक अपूर्ण राज्य मिला है, उसकी कमान मिली है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि वो इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में प्रासंगिक बने रहने के लिए संदेश देना चाहते हैं। वो शहीद होना चाहते हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव में शहीद बन करके उतर सकें, और दूसरी पार्टियां चाहती हैं कि वो किसी तरह से फंसे रहें और वो इस जिम्मेदारी से निकल करके बाहर ना जा सकें ताकि उन्हें जो है वो पॉइंट्स स्कोर करने का मौका ना मिले। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे ने रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं को हिंसा का दामन न थामने की सलाह दी। बुधवार से टोल टैक्स के खिलाफ रास्ता रोको अभियान शुरू करने वाले राज ठाकरे को मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह हिरासत में लिया, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद ही राज ठाकरे को रिहा कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, टोल नाकों पर लेकर राज ठाकरे यानी कि मनसे की तरफ से लगातार राजनीति की जा रही है। अरुण जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से राज ठाकरे राजनीति करते हैं, आखिर उनको हिंसा की राजनीति क्यों पसंद आती है? नहीं, वो तो शिवसेना जहाँ से वो निकले हैं, शिवसेना के मूल में, उसके दृष्टिकोण में हिंसा की राजनीति है, आक्रामक राजनीति है और उसमें जो है एक तरह से क्षेत्रीय आक्रामकता है। उस क्षेत्रीय आक्रामकता को वो हिंदू राष्ट्रवाद से भी जोड़ते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद से भी जोड़ते हैं। तो वो एक मिलिटेंसी उसके पूरे नेचर में है। उस मिलिटेंसी को उद्धव उस तरह से नहीं व्यक्त कर रहे हैं, राज ठाकरे व्यक्त कर रहे हैं। उनकी मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में दूसरी बड़ी पार्टियों का भी अपना हित रहता है और वो समय समय पर उसको उकसाते रहते हैं। जहाँ तक ये टोल टैक्स की बात है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इस मसले को तमाम जो है वो क्षेत्रीय संगठन भी उठाते रहे हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टोल के मसले पर तमाम किसान आंदोलन चलते रहे हैं और टोल पे बैठ जाते थे।
हफ्ते भर तक टाल को फ्री करा देते थे, ये मसले चलते हैं। लेकिन जब राज ठाकरे की पार्टी, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर के खास तरह की आक्रामकता बरतती है, और वही फिर अपने क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो टोल को लेकर के लोगों को मोबिलाइज करती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है अरुण जी कि टोल टैक्स का मुद्दा एक अहम मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में, आम जनता भी इससे परेशान है। लेकिन जिस तरह की राजनीति राज ठाकरे करते हैं, सर्वे ये बता रहे हैं फिलहाल कि राज ठाकरे की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है महाराष्ट्र में। जी हाँ, तो क्या एक ये भी वजह है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी तरफ ना जाके हंगामे की राजनीति करते रहा जाए ताकि पब्लिसिटी भी मिलती रहे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो वो दुष्यंत का जो शेर है जिसको अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इसमें लेकिन हकीकत में तमाम लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही होता है। सूरत बदलने की कोशिश जो है बहुत कम लोगों की होती है, और अगर सूरत बदलने की कोशिश राजनीतिक दलों की हो तो वो हंगामा कम करेंगे, सचमुच वो रचनात्मक काम करेंगे, और उनके काम में अनुशासन होगा, उनके काम में शालीनता होगी, उनके काम में, उनके बयानों में गंभीरता होगी, और उससे देश का निर्माण होगा। देश में टूट तोड़ फोड़ नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, विध्वंस नहीं होगा, अराजकता नहीं होगी, किसी को आशंका नहीं पैदा होगी। बिल्कुल। संगीता जी, आखिरी में आपसे भी जानना चाहेंगे, राज ठाकरे की जो राजनीति है उसे आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अक्सर जब भी उन्हें सड़कों पर उतरना होता है, हंगामे से उनकी राजनीति शुरू होती है। मन से कार्यकर्ताओं को वो एक आह्वान कर देते हैं कि हंगामा करना है, सड़कों पर उतरना है, इससे आम जनता को परेशानी होती है। क्या ये बात राज ठाकरे नहीं समझते हैं कि आम जनता परेशान हो रही है? नहीं, ये बहुत अच्छे से राज ठाकरे समझते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। चाहे किसी फिल्म के थिएटर में जाके पोस्टर फाड़ देना हो, किसी फिल्म का विरोध करना हो, या किसी भी चीज़ का विरोध करना हो, शिवसेना के जो सदस्य हैं वो इस तरह का विरोध जताते रहे हैं। और निश्चित ही यदि हम क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी उसको देखें तो आम आदमी पार्टी भी एक क्षेत्रीय पार्टी थी, परंतु उसके किसी भी कार्य पर जिस ढंग से हर पार्टी ने अपने बयान जारी किए, आज तक मैं किसी चैनल पर राज ठाकरे के इस वक्तव्य पर कोई भी सदस्य क्यों नहीं सवाल उठा रहा। ये हमारी कानून व्यवस्था कहाँ गई? एक उनको रिवाज के तहत गिरफ्तार किया जाता है, 1.5 घंटे के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है, उससे टोल टैक्स पर इतना तोड़फोड़ होता है। तो विरोध का क्या ये तरीका सही है, कानूनी है? वहाँ की संगीता जी, आखिरी सवाल, एक ब्लूप्रिंट भी होता है। अगर आप किसी चीज का विद्रोह कर रहे हैं, आपको जो चीजें पसंद नहीं आ रही, तो एक ब्लूप्रिंट भी होता है जो कि आप सरकार को दिखा सकते हैं, जिस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन क्या राज ठाकरे की तरफ से कभी ऐसी कोशिश की गई है? नहीं, उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि मैं हंगामा खड़ा करूं और मुझसे सब लोग डरते रहें और मैं अपनी एक पार्टी जो अपने सदस्य हैं उनकी भरमार करती रहूं। पिछली बार जो उन्होंने हंगामा खड़ा किया था तो उनकी वोटिंग में इजाफा हुआ था, ये उन्हें पता है। तो शायद अभी वो जो देश जिस बदलाव की लहर में चल रहा है और जो करवट बदल रहा है, वो राज ठाकरे नहीं समझ पा रहे हैं कि अब ये हंगामा भी आम जनता या आम नागरिक या वोटर पसंद नहीं कर रहा है। तो इस बार उनके वोट्स नहीं बढ़ने वाले हैं, बल्कि ये हंगामे कहीं ना कहीं उनके वोट्स काटने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संगीता जी और अरुण जी आपका हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जैसा कि अरुण जी ने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कुछ ऐसी कोशिश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जानी चाहिए, नहीं तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हर वक्त उसे बेवकूफ़ बना लिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। जिया न्यूज़ पर खबरों का सफर बना रहेगा।